अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये स्टोरी हमें कराची से अमरान साहब ने व्हाट्सएप की है, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अमरान है। ये वाक़या मेरे साथ आज से तकरीबन 35 साल पहले पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि मैं कराची के एक कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ता था। मेरा घर कॉलेज से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगा। मेरे साथ 4 और लड़के भी इसी कमरे में रहते थे, जिनमें एक लड़का जिसका नाम अब्बास था बहुत ही अजीब शख्सियत का मालिक था। उसकी उम्र 23 साल होगी। उसकी जिसामत बहुत पतली और नाक हद से ज़्यादा लंबी और इसका रंग काला था, जिसकी वजह से सब लोग इसका मजाक उड़ाते थे और इसे छेड़ने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते। और अब्बास सब की सुनकर भी अनजान बना रहता, लेकिन मैंने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया था, जिसकी वजह से ये मेरी बहुत इज्जत करता। एक दिन अब्बास की गैर मौजूदगी में सब दोस्त इसका मजाक उड़ा रहे थे और ना जाने मैं भी कैसे उनके साथ शामिल हो गया कि अचानक अब्बास कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त मैं उसकी लंबी नाक और काले रंग का मजाक उड़ा रहा था। मेरी बात सुनकर अब्बास शर्मिंदा और परेशान हो गया। आज पहली बार मैंने उसके माथे पर शिकने देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे इस पर बहुत तरस आया। अब्बास ने मुझे कहा कि इस सब में भला मेरा क्या कसूर है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे। मुझे पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने फौरी अब्बास से माफ़ी मांगी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब ना दिया और अपने आंसू साफ करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। और इसके बाद हम लोगों ने उसे कभी नहीं देखा। मैंने इसका पता किया तो प्रिंसिपल साहब से पता चला कि अब्बास कॉलेज छोड़कर चला गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ और ख़ुद पर गुस्सा भी बहुत आया कि वो मेरी बहुत इज्जत करता था और मैंने भी कभी उसके बारे में कोई बात नहीं की थी, तो उस दिन क्यों मैं इस सब में शामिल होकर इसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मेरा इसके साथ रब्ता कट चुका था, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गया और तालीम मुकम्मल होने के बाद मुझे महकमा औक़ाफ़ में मुलाज़मत मिल गई। उसके बाद कई साल तक मसरूफियत की वजह से कॉलेज के तमाम दोस्तों के साथ मेरा रब्ता बहुत कम होता था। एक दिन मैं ऑफिस में था कि डाकिया मुझे ख़त देकर गया। मैंने देखा तो ये अब्बास का था। मुझे उसका ख़त देखकर बहुत खुशी हुई और हैरान भी हुआ कि उसे मेरा यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला, लेकिन फिर सोचा कि किसी दोस्त से मेरा पता ले लिया होगा। मुझे उसका ख़त पढ़कर बहुत खुशी हुई थी। उसने मुझे अपने गांव आने की दावत दी थी। उसका इलाका मेरे शहर से बहुत दूर था, जो बहावलपुर के किसी रेगिस्तानी इलाके में था, और उसने मुझे बताया था कि उसके इलाके में महल्ले नहीं बल्कि अलाट नंबर होते हैं। ख़त में उसने अपना पता भी लिखा था, बोर्ड वाला मोड़, अलाट नंबर 37। लेकिन एक तो मैं इन दिनों बहुत मसरूफ़ था, दूसरे ना जाने क्यों मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे ख़त लिख दिया कि मेरे दोस्त, मैं मसरूफियत की वजह से अभी नहीं आ सकता। मेरे दोस्त, तुमने मुझे जो इज़्ज़त बख्शी उसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से मशकूर हूँ। जैसे ही मुझे फुर्सत मिली ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। और फिर से अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। उसके बाद भी जब उसके कई ख़त मुझे मसूल हुए तो मैं मजबूर हो गया और मैंने अपने दफ्तर से 15 दिन की छुट्टी ले ली और अब्बास के इलाके में जाने के लिए तैयार हो गया। अपने ख़त में अब्बास ने लिखा था कि बोर्ड वाला मोड़ पहुँचकर मगरब की जानब 2 किलोमीटर के लगभग सफ़र तय करोगे तो बगैर किसी तकलीफ़ के सीधा मेरे घर पहुँच जाओगे। मैं ट्रेन में बैठकर बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जो बहुत खूबसूरत बना हुआ था। मैं स्टेशन से बाहर आया और एक रिक्शा वाले को बोर्ड वाला मोड़ चलने को कहा, जिसने बोर्ड वाला मोड़ पहुंचकर मुझे उतार दिया और कहा कि इससे आगे मुझे पैदल सफ़र करना होगा क्योंकि रास्ता ख़राब है। गर्मियों के दिन थे। भूख और प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल था। इर्द गिर्द खाने पीने के कुछ नहीं था। इस वजह से मैं जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुँचना चाहता था। मैं बोर्ड वाला मोड़ से मगरब की जानब चल पड़ा। ऊंचे नीचे रेत के टीलों पर से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की जानब गामजन था। शाम होने को थी और मौसम अब ठंडा हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं रेत के समंदर में चल रहा हूँ। मैं जल्द अज जल्द अब्बास के घर पहुँचने के लिए तेज तेज कदम उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेत में पैर धंसते जा रहे थे, जिसकी वजह से चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। आखिरकार मैं अब्बास के घर के सामने पहुँच ही गया। इस जगह सिर्फ यही एक मकान नजर आ रहा था और दूर दूर तक सिर्फ वीराना था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना मिला। बार बार दस्तक के बावजूद कोई जवाब ना आया। हालांकि दरवाज़ा खुला था। अब रात हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा फैल गया था, इसलिए मैंने खुद ही अंदर दाखिल होने का सोचा और घर में दाखिल हो गया। अंदर से घर काफ़ी बड़ा था। एक राहदारी बनी हुई थी जो कमरों तक जाती थी। कमरों के पास जाकर मैंने ज़ोर ज़ोर से अब्बास को आवाज़ें दी, लेकिन अब भी कोई जवाब ना आया। तो मैं कमरे में चला गया। अंदर कोई नहीं था। मैंने अपना सामान कमरे में रखी चारपाई पर रख दिया और ख़ुद भी बैठ गया। मैं बहुत थक चुका था, ऊपर से भूख और प्यास से बुरा हाल था।
کہ مجھے ساتھ والے کمرے سے کھانے کی خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں سامنے ٹیبل پر کھانا رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی پانی کا ایک جگ تھا۔ میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور سب سے پہلے پانی پیا تو مجھے کچھ ہوش آیا۔ اب میں کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ کھانا گرم تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی تیار کر کے رکھا گیا ہو۔ شدید بھوک کی وجہ سے یہ بھی نہ سوچا کہ گھر میں تو کوئی ہے نہیں تو پھر یہ کھانا کہاں سے آ گیا، وہ بھی گرم گرم، اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ چاول اور گوشت پکا ہوا تھا جو بڑا مزیدار تھا، اس لیے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکا تو یہ بات میرے ذہن میں آئی اور میرے لوں کنڈے کھڑے ہو گئے۔ لیکن ان دنوں میں کسی بھوت پریت یا جنات پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس خیال کو میں نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور سوچا کہ باس کو میں نے اپنے آنے کی حتمی تاریخ سے آگاہ کر دیا تھا تو باس کو گھر سے کہیں جانا پڑ گیا ہوگا اور گھر میں موجود کسی عورت نے کھانا رکھ دیا۔ یہ سوچ کر میں جو پہلے گھر کا چکر لگا کر اس کی خوبصورتی دیکھنے جا رہا تھا، خود کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا کہ ساتھ والے کمرے سے کسی نے مجھے آواز دی۔ اس نے مجھے میرے نام سے پکارا تھا۔ مجھے یہ آواز جانی پہچانی لگی۔ میں نے غور کیا تو یہ آواز عباس کی تھی۔ میں اٹھ کر تیزی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں سامنے والی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے میری جانب مڑ کر دیکھا تو میرے منہ سے خوف کی وجہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ عباس تھا، لیکن اس کا چہرہ بڑا ہی بھیانک تھا۔ اس کی جلد جگہ جگہ سے کٹی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا، باہر کا منظر بھی بڑا ہی خوفناک تھا۔ باہر ہر طرف انسانی ڈھانچے پھیلے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں ان سے بچنے کے لیے بے اختیار واپس کمرے کی طرف مڑا تو ادھر بھی کمرے کے اندر رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں ایک خوفناک انسان نما بلا کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ باہر صحن میں کھڑے ڈھانچے ہاتھوں میں تلواریں لیے مجھے دیکھ کر شور مچا رہے تھے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان سے اندر داخل نہ ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ان کے اور میرے درمیان کوئی اندیکھی چیز حائل ہو کہ ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بڑی سی چیز پانی سے باہر نکلی ہو اور شیشہ ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے ہر طرف پھیل گئے اور کچھ ٹکڑے مجھے بھی لگ گئے، جن سے میں بھی زخمی ہو گیا اور پھر خوف اور اس تکلیف کی شدت سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو میں بورڈ موڑ پر لگے اس بورڈ کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور میرے زخموں سے نکلنے والا خون جم گیا تھا، جن میں ابھی بھی مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور میرے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب بڑے خوش ہوئے اور مجھے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، تو میں نے ان سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ان میں سے کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا، کیونکہ ان کے بقول اس جگہ پر کوئی نیا مکان نہیں بلکہ ایک پرانی حویلی کا خستہ حال کھنڈر تھا۔ جب میں نے ان کی باتوں پر یقین نہ کیا تو انہوں نے چند نوجوانوں کو میرے ساتھ اس جگہ بھیجا، تو ان کی بات سچ تھی۔ میں وہاں سے واپس زندہ سلامت اپنے گھر پہنچ تو گیا، لیکن یہ بات ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے مجھے اپنے پاس اس کھنڈر میں کیوں بلایا تھا، میری چاول گوشت کے ساتھ خاطرداری کیوں کی اور مجھ پر پورا اختیار ہونے کے باوجود مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈاکومنٹری شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے موہٹا پیلس یا مہتا پیلس کراچی۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی ڈاکومنٹری کی طرف۔ موہٹا پیلس یا مہتا پیلس کراچی 1927 کے دوران شیو رتن چندر رتن موہٹا نے بنایا۔ شیو رتن موہٹا ایک امیر تاجر تھا جس نے یہ محل اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا۔ موہٹا کے بارے میں مشہور ہے یہ پاکستان کے ہانٹڈ ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر جنوں اور بھوتوں کا بسیرا ہے۔ یہ عمارت برطانوی راج کے دور کا ایک خوبصورت مقام جو رنگین کھڑکیوں، پتھر کی دیواروں اور شاندار محرابوں کا استعمال کرتے ہوئے بنائی، لیکن خوبصورتی روحوں کو نہیں روک سکتی اور نہ ہی جنات کو روک سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محل کے تزئین اور
आराइश के दौरान जब इसे म्यूजियम बनाने की कोशिश की गई और तैयारी की जा रही थी इसे म्यूजियम बनाने की, इस दौरान महल में काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने नोट किया वहां लगी लाइट्स खुद ब खुद ऑफ या ऑन होती हैं और खुद ब खुद हिलने लगती हैं, जबकि अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता था। लोग ये भी दावा करते हैं कि अक्सर रात के वक्त बिल्डिंग के अंदर गहरे साए इधर उधर घूमते नजर आते हैं और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि बाज लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द किसी भारी सर्द चीज की मौजूदगी महसूस की है। ये भी कहा जाता है कि इस महल के नीचे सुरंगें भी मौजूद हैं और इन सुरंगों में भी जिन्नों और भूतों का बसेरा है। आप में से कौन मोहटा पैलेस रात के वक्त विजिट करना चाहेगा इस शॉर्ट हॉरर डॉक्यूमेंट्री के बाद? उम्मीद है कि आपको मेरी ये शॉर्ट सी हॉरर डॉक्यूमेंट्री मोहटा पैलेस पे ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वाक़या हमें हमारी एक बहन ने शेयर किया है जो ख़ुद उन्हीं के साथ पेश आया। उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम नाइला है। मेरा ताल्लुक़ मुसलमान घराने से है। हम लोग भारत के शहर न्यू दिल्ली में रहते हैं। मेरे अब्बू एक मल्टीनेशनल अदारे में काम करते थे। जब वो रिटायर हुए और उन्हें रिटायरमेंट की रकम मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपना घर ख़रीदने का सोचा और हमें एक सोसाइटी में मकान पसंद आ गया। हम लोगों ने मकान ख़रीद लिया और इस मकान में शिफ्ट हो गए। मकान डबल स्टोरी था। हम लोगों ने ऊपर वाले पोर्शन पर रहाइश रख ली और ग्राउंड फ्लोर को मेहमानों के लिए सेट कर दिया, जिसके बाद पहले से यहाँ मुकीम लोगों से हमें पता चला कि ये सोसाइटी एक शमशान घाट पर बनाई गई है और यहाँ भूत प्रीत वगैरह का चक्कर भी है। मैं और मेरे घर वाले किसी भूत प्रीत और आत्माओं पर विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए हमने इन बातों को सीरियस ना लिया और खुशी खुशी इसमें रहना शुरू कर दिया। अभी हमें इस घर में शिफ्ट हुए कुछ अरसा ही गुजरा था कि हमारे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। एक दिन मेरी अम्मी ने मशीन लगाई और ऊपर छत पर सूखने के लिए कपड़े डाल दिए, लेकिन जब चंद घंटे बाद कपड़े उतारने ऊपर गईं तो वो ज़ोर ज़ोर से मुझे पुकारने लगी। मैंने ऊपर जाकर देखा तो सब कपड़े एक जगह रखे थे और मिट्टी में लथड़े हुए थे। ऐसे लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर मिट्टी गीली करके इसमें इन कपड़ों को डाल दिया हो, जबकि हमारे घर के साथ किसी की छत नहीं लगती थी। हम कोई चीज़ कहीं रखते तो वो अपनी जगह से गायब होती और कुछ घंटों या अगले दिन किसी और जगह से हमें मिलती है। हम घर के 7 अफराद थे और यहाँ शिफ्ट होने से पहले हमारे घर में हर वक्त रौनक रहती थी। हम सब लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते थे, लेकिन अब हमारे घर में अजीब सा सन्नाटा और उदासी छाई रहती थी। ऐसे लगता था जैसे अभी अभी इस घर में कोई मरा हो। किसी का हंसने या बोलने का जी ना चाहता था। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मेरी आंख अजीब बदबू की वजह से खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने देखा मेरे कमरे में हर तरफ धुआं भरा हुआ था और वो बदबू इस धुएं से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं मुर्दे को जलाया जा रहा हो। मैं उठकर कमरे से बाहर भागी तो बाहर कुछ भी नहीं था। मैं नीचे गई तो उधर भी सब आराम से सो रहे थे और किसी किस्म के धुएं का नामो निशान ना था, जो हैरानकुन था। मैंने समझा कि धुआं कहीं बाहर से आ रहा होगा, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा नहीं खुला हुआ था, इसलिए धुआं फौरी खारिज ना हो सका और मैं दोबारा अपने कमरे में आकर सो गई। जैसे ही मेरी आंख लगी मैंने ख्वाब में वैसा ही कुछ होते देखा जो मेरे साथ सोने से पहले हुआ था, यानी मुझे बदबू का आना, नीचे जाकर उसे तलाश करना वगैरह। कि अचानक एक खौफनाक आदमी मेरे सामने आ गया। वो इतना खौफनाक था कि ख्वाब में मेरी ज़ोरदार चीख निकल गई और मेरी आंख खुल गई। एक दफ़ा फिर मेरे कमरे में हर तरफ पहले की तरह बदबू फैली हुई थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और वही आदमी जो मैंने ख्वाब में देखा था अंदर दाखिल हुआ। उसने आकर मेरा बाजू ज़ोर से पकड़ लिया और अपनी खौफनाक भारी आवाज़ में कुछ बोला जिसकी मुझे समझ नहीं आई। मैं इसको देखकर ऊंचा ऊंचा चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने दिल में खुदा को याद करना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि यह मेरा आखिरी वक्त है
اور یہ خوفناک آدمی مجھے جان سے مار دے گا کہ اچانک وہ آدمی میری طرف بڑھا اور پھر کچھ پتہ نہیں کہ میں کیسے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب مجھے ہلکا ہلکا ہوش آنے لگا تو مجھے لگا جیسے کوئی میرے منہ پر تھپڑ مار رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں کسی ہاسپٹل میں تھی اور نرس مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے گھر والے میرے ارد گرد جمع تھے۔ میں اپنے ابو کے گلے لگ کر رونے لگی اور میرے بازو پر ابھی بھی زور سے جکڑنے کے نشانات تھے اور سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کبھی اکیلے نہیں سونے دیا۔ لیکن مجھے اب پورا یقین ہے کہ دنیا میں آتماؤں اور بھوت پریت کا وجود موجود ہے۔ تو اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر ہمارا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھرپور گرمیوں کے دن تھے اور گرمیوں کی چھٹیاں آنے والی تھی جب میری کزن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ جو میری کزن ہے ان کے اسکول کی بلڈنگ کے پیچھے کافی کھلی جگہ تھی جو کہ ویران تھی۔ کبھی کبھار ہی کوئی اس طرف جاتا تھا۔ ایک دن میری کزن اور ان کی ایک دوست کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گئے۔ سب جانتے ہیں کہ قبرستان، ویران گھر اور اسکول جو ہوتے ہیں، جو ان کی ویران جگہ ہوتی ہیں، جادوگروں کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے گندے اور ناپاک عملیات کے لیے ان جگہوں کا انتخاب کرنا پسند کرتے ہیں۔ جب میری کزن اور ان کی دوست جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک گڑیا پڑی ہوئی تھی جس میں بہت ساری سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ میری کزن اٹھانے لگی تو ان کی دوست نے منع کر دیا کہ رک جاؤ، اسے ہاتھ مت لگاؤ، میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ ان چیزوں پر جادو وغیرہ کیا جاتا ہے اور انہیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اگر کہیں پڑی ہوئی دیکھ لیں تو۔ لیکن میری کزن نہ مانی اور وہ گڑیا کا مذاق اڑانے لگی اور کافی مذاق اڑایا۔ کافی دیر مذاق اڑانے کے بعد جیسے وہ گڑیا کا مذاق اڑاتے انہوں نے گڑیا کو اٹھایا تو میری کزن کو دورہ پڑ گیا۔ دوست بہت ڈر گئی اور بھاگ کر ٹیچرز کو بلا لی۔ جیسے تیسے آیت الکرسی کا ورد کرتے کرتے انہیں وہاں سے نکال کر اسکول کی بلڈنگ میں لایا گیا جہاں ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور پھر چھٹی ہو گئی۔ انہیں گھر چلی گئی اور کسی کو بھی گھر جا کے کچھ نہیں بتایا۔ پھر آئے روز انہیں دورے پڑنے لگے۔ لیکن جب وہ اس دن اسکول سے گھر آئیں ان کی بڑی پھپھو کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کام کرتے کرتے ساتھ ٹیپ لگاتی تھی اور میوزک انجوائے کرتے کرتے کام کرتی تھی۔ میری کزن کو چھٹی ہوئی، وہ گھر آ گئی، کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ابھی وہ آ کے انہوں نے بستہ ہی رکھا تھا۔ پہلے تو وہ ٹیپ جو لگی ہوئی تھی اس پہ وہ ناچنے لگی اور تھوڑی دیر بعد انہیں پھر دورہ پڑ گیا۔ ہم کروایا گیا انہیں تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ آئے روز انہیں اب دورے پڑنے لگے۔ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید کوئی میڈیکل پرابلم ہو گئی اور دم درود کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا۔ ان کا بہت اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا گیا لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ ایسے ہی میری کزن جوان ہو گئی، ان کی شادی بھی کر دی گئی، لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ نہیں رکا اور انہیں شادی کے بعد بھی دورے پڑتے رہے۔ بالآخر ایک دن انہیں ایسا دورہ پڑا جو کہ ان کا آخری دورہ ثابت ہوا اور اسی دورے میں وہ اپنے خال کے حقیقی سے جانے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ جب اسکول یا کسی ایسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز دیکھیں جیسے قبرستان ہو گیا، کوئی ویران گھر ہو گیا، کسی بھی ویران جگہ پہ آپ کوئی ایسی کوئی گڑیا دیکھتے ہیں، کوئی لیمو وغیرہ دیکھتے ہیں، کوئی سیڑھی دیکھتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے بلکہ اس سے احتیاط کریں اور آیت الکرسی پڑھ کے وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ میں نے جو واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، آپ لوگ پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ سب بھی اپنے واقعات شیئر کیجیے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ ہمیں لاہور سے آسما نے بھیجا ہے۔ جو ان کے ساتھ پیش آیا انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ میرا نام آسما ہے اور ہم لاہور کے علاقہ شاہدرہ میں رہتے ہیں۔ اس وقت ہم جس مکان میں رہتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ دوسرے مکان میں رہتے تھے۔ جب ہم لوگوں نے وہ مکان خریدا اور اس میں شفٹ ہوئے تو ابھی ہمیں 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ہمیں وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونا شروع ہو گئیں۔ کیونکہ اگر کوئی جگہ بھاری ہو یعنی کہیں کسی اندیکھی مخلوق کا بسیرا ہو
तो मुझे और मेरे अब्बू को फ़ौरन पता चल जाता है या ये मखलूक खुद से हम पर अपना आप ज़ाहिर कर देती है। लेकिन अभी तक मेरे और मेरे अब्बू के अलावा किसी और को इसका एहसास नहीं हुआ था। कभी हमें महसूस होता कि एक सफ़ेद धुएं का बादल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो कभी एहसास होता कि कोई मेरे इर्द गिर्द चल फिर रहा है और किसी के चलने की धमक बिल्कुल साफ सुनाई देती। पहले मैं इसको अपना वहम समझती रही, लेकिन फिर घर के तमाम अफराद के साथ ये सब होने लगा। हमारा घर डबल स्टोरी था। ग्राउंड फ्लोर पर ऐसा कुछ नहीं था, जो भी था ऊपर वाले पोर्शन में था। हम लोग ऊपर बैठे होते तो कोई ऊपर कमरे में रखी कपड़ों की पेटी को ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगता, और जब अंदर जाते तो कुछ ना होता। हम अंदर होते तो कोई बाहर छत पर रखी चारपाइयों को एक जगह से दूसरी जगह घसीटने लगता, और जब हम नीचे जाते तो छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ें आने लगती। ऐसे लगता जैसे बहुत से लोग छत पर इधर उधर दौड़ रहे हों, या बहुत से लोग बातें कर रहे हों, या बहुत से बच्चे मिलकर खेल रहे हों। ऐसे ही एक दिन मैं छत पर किसी काम में मसरूफ़ थी कि अंदर कमरे में रखी पेटी को किसी ने ज़ोर से हाथ मारा, लेकिन मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने पेटी को ज़ोर से हाथ मारा, और इस दफ़ा पहले से ज़्यादा ज़ोरदार हाथ मारा गया था। मैंने फिर इसको सुनकर दूसरी तरफ मुँह कर लिया, लेकिन यह रोज़ का काम था। जब मैंने अब भी इस पर तवज्जो ना दी तो किसी ने मुसलसल ज़ोर ज़ोर से पेटी को खटखटाना शुरू कर दिया। मैं अब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और नीचे दौड़ लगा दी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं अभी पहली सीढ़ी पर पहुंची थी कि किसी ने पीछे से स्टील का गिलास मेरे पीछे फेंका। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो सामने अंदर पेटी के ऊपर एक छोटे कद का आदमी बैठा था, लेकिन खुदा की पनाह उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब मुझे होश आया तो सारे घर वाले मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे थे, और एक मौलवी साहब मुझे कलाम पाक पढ़कर दम कर रहे थे। मुझे होश में आता देखकर सब ने सुख का सांस लिया और मौलवी साहब चले गए। लेकिन उसके बाद घर में मौजूद इन शैतानी चीज़ों ने हमारा जीना हराम कर दिया, और अब इन चीज़ों ने नीचे वाले पोर्शन में भी आना शुरू कर दिया था। कभी ये किसी को इतना ज़ोर से धक्का मारते कि वो नीचे गिर जाता, तो कभी दरवाज़ों को अंदर से लॉक कर देते और हमें किसी लकड़ी का काम करने वाले को बुलाना पड़ता, और कभी घर में लगे पर्दों के पीछे से किसी का वाज़ेह वजूद दिखाई देता, जैसे कोई बच्चा है, लेकिन पर्दा हटाने पर कुछ भी नज़र नहीं आता था। मेरे बेहोश होने के बाद मेरे अब्बू ने दूसरा मकान ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक नहीं मिला था। एक दिन हम सब लोग बैठे खाना खा रहे थे कि बाहर सहन से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे छोटे भाई ने उठकर बाहर झांका तो वो चीखने लगा। उसकी आवाज़ें सुनकर सब लोग इसकी तरफ भागे, लेकिन बाहर का मंजर देखकर हम सब लोगों की भी चीखें निकल गई। हमने देखा कि बाहर सहन में हर तरफ स्याह रंग की परछाइयाँ इधर उधर घूम रही थी। हमारी चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग हमारे घर की तरफ भागे, लेकिन जब हम लोगों ने दरवाज़ा ना खोला तो उन्होंने साथ वाले घर से एक आदमी को हमारे घर की छत पर भेजा, जिसने नीचे आकर बाहर का दरवाज़ा खोला और मोहल्ले वाले अंदर आ गए। तो मेरे अब्बू ने उन्हें सारा वाक़या सुनाया, तो एक आदमी मौलवी साहब को बुला लाया। उन्होंने घर को देखकर हमें जवाब दे दिया कि ये शैतानी चीज़ें उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, और अब्बू को मशवरा दिया कि हम ये घर फौरी तौर पर छोड़ दें, वरना किसी की जान भी जा सकती है। तो हम लोग अपने एक रिश्तेदार के घर चले गए, और जैसे ही हमें मकान मिला हम इसमें शिफ्ट हो गए। लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ या इस घर में हुआ, उसे सोचकर हम आज भी खौफज़दा। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये स्टोरी हमें उसामा ने भेजी है, उसी की ज़बानी आपको सुनाते हैं। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। मेरा नाम उसामा है। जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरे कज़न के साथ पेश आया, और इस सारे वाक़या का मैं चशमदीद गवाह हूं। मेरे कज़न रशीद को, जो आंखों से नबीना था, काला जादू सीखने का बहुत शौक था। जिन्नात को कैद करने और काले शैतानी अमलियात का उसे जुनून था।
इसे खुद तो कुछ नजर नहीं आता था, इसलिए यह काला जादू सिखाने वाली किताबें मेरे हाथ से बाजार से मंगवाता रहता और मैं उसे पढ़कर बताता कि यह काले जादू के अमलियात कैसे करने हैं। इस वक्त मैं भी नौजवान था, इसलिए उसे समझाने की बजाय उसका साथ देता रहा और रशीद छोटे मोटे अमलियात सीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन जिन्नात को कैद करने का अमल उसने अभी तक नहीं किया था, क्योंकि अब तक हमें जिन्नात को कैद करने के जितने भी अमलियात मिले थे वो सब मुश्किल थे और उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा थी। एक दिन एक किताब में हमें जिन्नात को कैद करने का एक मुख्तसर सा अमल नजर आया। यह 40 दिन का था, लेकिन यह अमल किसी कब्रिस्तान में बैठकर करना था और यही इसकी मुश्किल थी, लेकिन हमने भी ठान ली कि यह अमल जरूर करना है। अमल में से शुरू करने के लिए चांद की जो तारीख बताई गई थी उसमें अभी चंद दिन बाकी थे, इसलिए मैंने रशीद से कहा कि तुम इस अमल को अच्छी तरह याद कर लो, क्योंकि मैं इस दौरान तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, अलबत्ता कहीं दूर से तुम पर नजर रखूंगा। मुकर्ररा तारीख पर मैं और मेरा कजन रशीद रात 12 बजे से कुछ पहले अपने गांव के कब्रिस्तान पहुंच गए, क्योंकि रात ठीक 12 बजे अमल शुरू करना था। रशीद कब्रिस्तान में एक दरख्त के नीचे बैठ गया और जैसे ही मैंने उसे बताया कि 12 बज गए हैं, रशीद ने काले जादू का अमल पढ़ना शुरू कर दिया। अमल खत्म होने के बाद हम दोनों अपने घर वापस आ गए। पहली रात बिल्कुल नॉर्मल गुजरी थी। अगली रात फिर हम दोनों अपने मुकर्ररा वक्त पर कब्रिस्तान पहुंच गए और रशीद ने अपना अमल पढ़ना शुरू कर दिया। आज की रात भी पहली रात की तरह ठीक गुजरी, तो हम दोनों बड़े खुश हुए कि ये अमल तो बिल्कुल बेज़रर है और हम अपने घर वापस आ गए। इसी तरह कुछ रातों तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, तो हमारे दिल में जो थोड़ा बहुत खौफ था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया कि अचानक एक रात मैंने देखा कि कब्रिस्तान की तमाम कब्रें एक एक करके खुलने लगी हैं और उनमें मौजूद मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर आकर एक साइड पर लेट रहे हैं। ये मंजर देखकर खौफ से मेरा दिल बंद होने को था कि इतने में एक तरफ से 3 आदमी चलते हुए हमारी तरफ आते नजर आए। उन्हें देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ। उन्होंने आगे आकर मुर्दों को कब्रों से बाहर देखा तो उन्होंने एक दफा मेरी तरफ देखा और फिर उनमें से एक आदमी ने अपने साथ मौजूद दूसरे 2 लोगों से कुछ कहा, तो इन दोनों ने कब्रों के साइडों पर लेटे मुर्दों को उठा कर वापस कब्रों में डालना शुरू कर दिया। यह तो अच्छा हुआ कि जो कुछ भी हो रहा था सिर्फ मुझे नजर आ रहा था, क्योंकि रशीद नाबीना था, इसलिए मुसलसल काले जादू का अमल पढ़ने में मसरूफ था। और जैसे ही उसका अमल पूरा हुआ सब एकदम से गायब हो गया और वो तीनों आदमी भी अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब मुझे रोज ही ये वाकयात देखने को मिलते थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और मुर्दों की तादाद में कमी होती गई और आहिस्ता आहिस्ता कब्रें बंद होती जा रही थी। उस दिन अमल की आखिरी रात थी और इन तीनों आदमियों ने कब्रों से बाहर पड़े तमाम मुर्दों को दोबारा दफन कर दिया था और अब सिर्फ एक कब्र बाकी रह गई थी जो खाली थी। तो उनमें से एक शख्स ने ऊंची आवाज में पूछा कि जो कब्र खाली रह गई है उसका क्या करें। तो दूसरे शख्स ने रशीद की तरफ देखकर कहा कि वो जो दरख्त के नीचे बैठा है उसे इस कब्र में दफन कर दो, और वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो मैं डर गया और मैंने रशीद को जोर से आवाज देकर बता दिया कि जिन्नात उसे कब्र में दफन करने लगे हैं। तो रशीद घबरा गया और खौफ के मारे अपना हिसार तोड़कर मेरी आवाज की सिमत दौड़ पड़ा। हम दोनों बड़ी मुश्किल से भागते हुए अपने घर पहुंचे, लेकिन इस वक्त तक रशीद की तबीयत सख्त खराब हो चुकी थी। तो मैंने इसके घर वालों को सब बात बता दी, तो वो हम दोनों को लान तान करते हुए गांव के मौलवी साहब को बुला लाए, जिन्होंने उसे दम किया तो उसे कुछ फर्क पड़ा। लेकिन मौलवी साहब ने उसके घर वालों को बता दिया कि जिन्नात ने वार्निंग दी है कि अगर अब इसने दोबारा ये सब पढ़ा तो उसकी जान भी जा सकती है। काफी दिन तक दम करवाने के बाद रशीद ठीक हो गया तो रशीद मेरे साथ दोबारा से वही चिल्ला काटने की जिद करने लगा, लेकिन मैंने उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। तो रशीद मेरे साथ नाराज हो गया और हमारी बातचीत बंद हो गई। उसके चंद दिन बाद रात के वक्त जब उसकी वालदा किसी काम से उठी तो उसे रशीद अपनी चारपाई पर नजर ना आया, तो उसने समझा कि रशीद शायद वॉशरूम गया होगा। लेकिन जब काफी देर तक ये वापस ना आया तो उसकी वालदा को फिक्र हुई और वो उठकर वॉशरूम चली गई। वहां देखा तो वो मौजूद नहीं था, तो उसने बाकी सब घर वालों को भी उठा दिया और हमारे घर भी उसकी खबर पहुंच गई। तो हम सब मिलकर उसे तलाश करने लगे, लेकिन पूरे गांव में ये कहीं ना मिला। तो अचानक मेरे जहन में आया कि कहीं ये कब्रिस्तान न चला गया हो। तो मैं इसके घर वालों को साथ लेकर कब्रिस्तान की तरफ भागा, लेकिन वहां हमें
वो कहीं नजर ना आया तो हम सब उसे कब्रिस्तान के अंदर तलाश करने लगे और फिर ये हमें एक दरख्त के पीछे गिरा हुआ मिल गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। हम उसे उठाकर घर वापस ले आए। अगले दिन जब उसे गुस्ल देने लगे तो हम लोगों ने देखा कि उसकी कमर पर एक हाथ का निशान था जो काफी बड़ा था और ऐसा लगता था जैसे किसी ने गर्म लोहे से ये निशान बनाया हो। काला जादू सीखने के शौक ने शीत की जान ले ली थी। आप भी कभी किसी किताब से पढ़कर कोई चिल्ला ना करें, क्योंकि इन किताबों में अक्सर चिल्ला करने वाले अमलियात अधूरे होते हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस हो सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो तो इसे हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वाक़या आप लोगों से बयान करने जा रही हूँ ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो कि मेरी वालिदा और उनकी एक दोस्त के साथ पेश आया था जब वो बहुत छोटी थी और चौथी क्लास की वो स्टूडेंट थी। ये वाक़या उनके साथ तब पेश आया था। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि मेरी वालिदा सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और उनके स्कूल में 2 बेरी के दरख्त साथ साथ ही मौजूद थे जिन पर पेड़ लगे हुए थे। इनकी टीचर्स 5वीं जमात की जो तालिबात थी उनसे कहती थी पेड़ लाने को। वो पेड़ तोड़कर कुछ टीचर्स को दे देती और कुछ खुद खा लेती थी, लेकिन जो उनकी जूनियर्स थी वो ना उन्हें तोड़ने देती थी और ना उन्हें खाने देती। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरी वालिदा चौथी जमात में पढ़ती थी, इसलिए ना वो उन्हें भी नहीं तोड़ने देती थी ना खाने देती थी। फिर एक दिन मेरी वालिदा और उनकी दोस्त ने सोचा कि क्यों ना हम छुट्टी के बाद आके तोड़ के खाएं, क्योंकि जो हमारी बड़ी क्लास की स्टूडेंट्स हैं ये तो हमें तोड़ने नहीं देती न खाने देती है, इसलिए हम छुट्टी के बाद आएंगे और तब तोड़ के खाएंगे। फिर छुट्टी हुई, मेरी वालिदा और उनकी दोस्त खाना खा के स्कूल आ गई। स्कूल की एक तरफ से आधी दीवार टूटी हुई थी जहाँ से ये स्कूल में दाखिल हुई। इन्होंने दाखिल होकर दरख्त पर पत्थर मारने शुरू कर दिए ताकि बेर टूट के नीचे गिर जाए और ये उठा के खा सके। इन्होंने जैसे पत्थर मारे बेर गिरना शुरू हुए, इन्होंने खाए। अब फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने दोबारा बेर तोड़ने की गर्ज से पत्थर मारने शुरू किए, लेकिन इस बार बेर की जगह पैसे गिरना शुरू हो गए। पहले तो मेरी वालिदा कहती हैं हम बहुत खुश हुए कि पैसे गिर रहे हैं, लेकिन जैसे हमें थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि दरख्त से पैसे कैसे गिर सकते हैं। ये बात सोच के हम दोनों के दिमाग में एक साथ धमाका हुआ कि जिन्नात। मेरी वालिदा कहती है बस जैसे हमने ये बात सोची, ये बात सोचते वो पैसे हवा में उस दरख्त के गिर्द घूमने लगे और साथ तेज हवा चलने लगी। ये देखना ही था कि हम दोनों दोस्तों की हालत खराब हो गई। हमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, हमने दौड़ लगा दी। वही दीवार जो कुछ देर पहले हम बहुत आसानी से फलांग कर अंदर आ गई थी, वही दीवार अब हमें कई फुट ऊंची लगने लगी। हम जैसे तैसे करके दीवार फलांग कर स्कूल से निकली और अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर घर वालों ने जब हालत देखी तो पूछा। हमने सारी बात उन्हें बता दी। घर वालों से भी बहुत डांट पड़ी। उसके बाद हम दोस्तों को बहुत तेज बुखार हो गया। खौफ की वजह से हमारे घर वालों ने हमें मौलवी साहब से जो के पास ही मस्जिद में हुआ करते थे दम करवाया, तब जाकर हमें कुछ आराम आया। उसके बाद हम दोनों ने तौबा कर ली और गलती से भी उस दरख्त से बेर नहीं तोड़े। हमने खुद तो कभी नहीं दोबारा तोड़े, लेकिन हम अब जब भी किसी बच्चे से मिलते हैं, किसी बच्चे को कहते हैं कि हम मिलती हैं, उनसे यही कहती हैं कि कभी भी स्कूल से या कॉलेज से दरख्त से कभी भी फल तोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में कॉलेजेस में ये चीज़ें मौजूद होती हैं।
एहतियात पछतावे से बेहतर होती है, इसीलिए एहतियात करनी चाहिए। कोशिश करें कि कभी भी कॉलेज या स्कूल से ये चीज़ें फल या फूल वगैरह तोड़ने की गलती ना करें। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वाक़या हमें दिल्ली से शिवम सिंह ने भेजा है। जो इनके साथ पेश आया उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम शिवम सिंह है और मैं दिल्ली में आर्डर टेकर का काम करता हूँ। मेरा काम ऑनलाइन ऑर्डर किए गए खानों की चीज़ों की डिलीवरी करना है, जिसकी वजह से मुझे अक्सर रात को देर तक काम करना पड़ता है। ये साल 2018 में अक्टूबर के महीने की बात है, जब मैं एक रात दिल्ली के गोल मार्केट में खड़ा था। यह जगह बंगला साहब गुरुद्वारे के पास है। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे और हर तरफ सन्नाटा था और मैं अपनी बाइक पर बैठा हुआ था। तभी मेरे सामने से एक लड़की गुजरी। वो बहुत सुंदर थी और मुझे देखकर हंसती हुई जा रही थी। देखने में लड़की किसी अच्छे घराने की लग रही थी। वो थोड़ी दूर पहुंचकर रुक गई तो अचानक मेरी नज़र इसके पैरों पर पड़ी तो मुझे कुछ हैरानी हुई, क्योंकि इसके पैरों में जूती नहीं थी। अभी मैं उसे देख रहा था कि मुझे ऑनलाइन डिलीवरी का मैसेज आ गया और मैं उसे देखने लगा। चंद लम्हों बाद जब मैंने सर उठाकर देखा तो वो लड़की मौजूद नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा तो लड़की मुझे कहीं नज़र ना आई। हालांकि सड़क बिल्कुल सीधी थी। इस वक्त मैंने ज़्यादा गौर ना किया, क्योंकि मुझे फौरी आर्डर डिलीवर करना था। वहाँ से जाकर मैंने कनॉट पैलेस के बगंडी रेस्टोरेंट से अब मैंने अपना आर्डर उठाया और अपने मोटरसाइकिल की तरफ जाने लगा तो पता नहीं क्यों मेरा सर घूमने लगा और मैं सब कुछ भूल गया और अपने मोटरसाइकिल की बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा। वो तो भला हो इस रेस्टोरेंट के गार्ड साहब का, जो मुझे जानता था, क्योंकि मैं यहाँ से हर रोज़ आर्डर उठाने आता था और उनसे मेरी बात होती थी। जब मैं अपनी बाइक की बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा और थोड़ी दूर पहुँच गया तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी कि बेटा किस तरफ जा रहे हो, तुम्हारी बाइक तो इस तरफ खड़ी है। तो मुझे होश आया और मैं अपनी बाइक की तरफ चल पड़ा और अपनी बाइक के पास पहुंच गया। लेकिन ये देखकर मैं परेशान हो गया कि बाइक की चाबी भी इसमें लगी छोड़ गया था। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर आर्डर डिलीवर करने निकल पड़ा, लेकिन अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी बाइक पर कोई बहुत भारी चीज़ रखी हो, जबकि मेरा सर भी अभी तक भारी था, जिसकी कोई समझ मुझे नहीं आ रही थी। मैंने आर्डर लेकर पहाड़गंज जाना था और फिर मैं जैसे ही दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंचा, वैसे ही मेरा सर और भी ज़्यादा दर्द करने लगा कि तभी मुझे वही लड़की दिखाई दी जो मुझे गोल मार्केट में नज़र आई थी। वो सड़क के किनारे खड़ी होकर मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। गोल मार्केट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का फासला 5 किलोमीटर का है, इसलिए मैं बहुत हैरान हुआ कि ये पैदल इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँची। मेरा माथा ठनका और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं ये अमल पढ़ना शुरू किया, इस लड़की की शक्ल बदल गई, जो इंतहाई खौफनाक हो गई थी। मैं समझ गया कि ये कोई आत्मा है, तो मैंने हनुमान का चालीसा पढ़ते हुए दौड़ लगा दी। काफ़ी दूर जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया और अपना आर्डर डिलीवर करने पहाड़गंज चला गया और वहां से अपने घर वापस आ गया और खाना खाकर सीधा अपने घर की छत पर सोने चला गया। आत्मा वाली बात मैंने किसी को ना बताई कि वो परेशान होंगे। मेरे इस कमरे के बगल वाले 2 कमरे हमने किराए पर दिए हुए हैं। तो अगली सुबह मेरे बगल वाले दोनों किरायादार मेरे घर वालों के पास आए और उन्होंने कहा कल रात जब शिवम भैया अपने कमरे में गए थे तो उनके कमरे के बाहर एक लड़की का साया टहल रहा था और उस लड़की के चलने पर पायल की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने कहा मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और फिर मैंने अपनी मम्मी को लड़की की बात बताई तो वो फ़ौरन समझ गई कि वो कोई आत्मा थी और मेरे पीछे मेरे घर तक आ गई है। तो मेरी मम्मी ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का और छोटा सा हवन भी करवाया और हनुमान का चालीसा भी घर में पढ़ा, जिसकी वजह से इस आत्मा ने हमारा पीछा छोड़ दिया। लेकिन अब मैं जब भी रात को देर को कहीं जाता हूँ तो हनुमान का चालीसा को पढ़ना कभी नहीं भूलता। नाज़रीन, अगर वाकया आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस
बर वक्त आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। आप सब सदा खुश और आबाद रहें। आज का जो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ ये किसी की आप बीती है। उन्होंने जो आप बीती सुनाई वो उन्हीं की ज़ुबानी में आपको सुनाता हूँ। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल असेबी कहानियाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, और वाक़या पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं। चलिए अब वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। मेरी बेटियां बड़ी हैं और बेटा अमजद सबसे छोटा है। मेरी बेटियां हमेशा अपने भाई से कहती कि हमारा भाई बड़ा आदमी बनेगा, और वो खुशी से कहता कि हाँ मैं बड़ा आदमी बनूँगा। शोहर की वफ़ात के बाद मैंने कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी, जिससे हमारा गुजारा होने लगा। जब मेरी बेटियां कुछ बड़ी हुईं तो वो भी सिलाई में मेरा हाथ बटाने लगी और हमारे काम में भी इजाफा होने लगा। अब हमारी ख्वाहिश थी कि अमजद पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर जाए, और हम सब ने पहले से ज़्यादा सिलाई शुरू कर दी और अमजद को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। सब बहुत अच्छा चल रहा था। अमजद पढ़ाई में बहुत ज़हीन था। जो सबक एक दफ़ा देख लेता उसे याद हो जाता। अमजद कभी शरारत ना करता, ना कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करता। ये उन दिनों की बात है जब अमजद मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारग हुआ तो छुट्टियां गुजारने कश्मीर अपनी फूफो के घर चला गया। उसे वहां गए अभी चंद दिन ही हुए थे कि मेरी ननंद ने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारा बेटा अमजद सब के साथ बहुत बदतमीज़ी करता है और उल्टी सीधी बातें करता है, इसलिए अपने बेटे को वापस बुला लो। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुई कि मेरा बेटा तो बड़ा समझदार और तहजीब वाला है। मेरी ननद शायद अमजद को अपने घर नहीं रखना चाहती, इसलिए ये बहाना बना रही है। मैंने फ़ौरन अमजद को कॉल की कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद वापस नहीं आया। तो दोबारा मेरी ननद का फ़ोन आया कि अमजद अब पहले से ज़्यादा तंग करने लगा है, इसे वापस बुला लो या आकर इसे ले जाओ। मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरी ननद ने अमजद के बारे में जो बताया था वो ठीक था। ये सारी तहजीब बिल्कुल भूल चुका था। कभी तो नहायत पुरस्कून लहजे में बात करता और कभी बहुत चिड़चिड़े और बदतमीज़ी के साथ जवाब देता। मैं उसे लेकर वापस आ गई। घर पहुंचकर अमजद पहले से भी ज़्यादा तंग करने लगा। उसे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। तो मैंने गुस्से से अपनी ननद को फ़ोन किया कि तुम्हारे पास जाने से पहले तो ये बिल्कुल ठीक था, सच बताओ इसे क्या हुआ है। उसने बताया कि हमारे घर के पीछे वाली पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है और वहाँ अक्सर रंग बिरंगी रोशनियों के साथ नाच गाने की आवाज़ें आती हैं। एक दिन मेरे लाख मना करने के बावजूद अमजद अकेला वहाँ चला गया था, और जब वहाँ से वापस आया तो उसकी ये हालत थी। मुझे उसकी बात से पता चल गया कि मामला कोई और है। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। इस परेशानी की वजह से घर के हालात भी रोज़ बरोज़ ख़राब होते गए और घर में कई कई दिन फाकों की नौबत आ गई। जितने पैसे मैंने जोड़ कर रखे थे वो सब अमजद के इलाज पर खर्च हो चुके थे। जिसने जहाँ बताया कि वो जिन्नात निकालने का काम करते हैं, मैं उसे वहाँ लेकर गई। जिस पीर के बारे में पता चला वहाँ उसका इलाज हो सकता है, मैंने देर नहीं की और अमजद को लेकर वहाँ पहुँची। लेकिन कई तो सिर्फ पैसे बटोरने वाले निकले और किसी ने जवाब दे दिया कि ये काम उनसे नहीं हो सकता। लेकिन इस दौरान अमजद की हालत इतनी ख़राब हो गई कि पहले उसे दिन में एक दफ़ा दौरा पड़ता था, तो अब दिन में कई कई बार उसे दौरे पड़ने लगे। और जब भी उसे दौरा पड़ता तो ये मोटी मोटी आंखें निकाल कर देखता, जो इतनी सुर्ख होती कि देखने वाला घबरा जाता। और जब मैं उसे कुछ पढ़कर दम करने लगती तो उसमें मौजूद गैर मरी मखलूक ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाती और मेरा मजाक उड़ाती। और कभी अमजद मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारता और उसमें मौजूद गैर मरी मखलूक मुझे मुखातब करके कहती कि तुम होती कौन हो मुझे इससे दूर करने वाली। जो भी मेरे और अमजद के दरमियान आया मैं उसे जान से मार दूंगी। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत जो अमजद का अहवाल जानने के लिए हमारे घर बैठी थी कि उसके सामने अमजद को दौरा पड़ गया।
یہ دیکھ کر میری ہمسائی نے بتایا کہ وہ ایک قاری صاحب کو جانتی ہے جو یہ کام بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کوئی روپیہ پیسہ لیے کرتے ہیں اور روحانی مسائل حل کرتے ہیں۔ میں اسے بلا کر لاتی۔ اس دن تو قاری صاحب نہ مل سکے۔ اگلے دن وہ قاری صاحب کو لے کر ہمارے گھر پہنچ گئی۔ قاری صاحب کچھ دیر تک غور سے امجد کو دیکھتے رہے اور پھر ہمیں بتایا کہ اس پر ایک جننی کا سایہ ہے اور پر پڑھ کر امجد پر پھونکنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کرتے امجد کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ قاری صاحب نے امجد کو بڑی مضبوطی کے ساتھ بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ قاری صاحب پڑھائی میں مصروف تھے کہ امجد ایک جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا اور عورت کی آواز میں بولنے لگا، اے قاری، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہاں سے چلا جا، تو مجھے قابو نہیں کر سکے گا، یہ تیرے بس میں نہیں، کوئی مجھے امجد سے الگ نہیں کر سکے گا، اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ لیکن قاری صاحب نے امجد میں موجود اس جننی کی بات کا کوئی نوٹس نہ لیا اور اپنی پڑھائی میں لگے رہے۔ تو امجد کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی لال لال آنکھوں سے قاری صاحب کے قریب پڑے ڈنڈے کی طرف دیکھا اور وہ ڈنڈا زور زور سے قاری صاحب پر برسنے لگا۔ قاری صاحب شاید اس کے لیے تیار نہ تھے، اٹھ کر باہر دروازے کی طرف بھاگے اور باہر نکل گئے۔ یہ دیکھ کر گھر میں موجود سب لوگ کمرے میں جا کر چھپ گئے اور امجد زور زور سے قہقہے لگانے لگا کہ کچھ دیر بعد دوبارہ قاری صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ زور زور سے کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ امجد نے ایک دفعہ پھر ڈنڈے کی طرف دیکھا اور وہ اڑ کر قاری صاحب کی طرف گیا، لیکن ان سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ جیسے جیسے قاری صاحب کلام پاک پڑھتے ہوئے امجد کی طرف بڑھتے گئے، ویسے ویسے امجد کی چیخیں بھی بلند ہوتی گئیں۔ اب آگے بڑھ کر قاری صاحب نے امجد کو بالوں سے پکڑ لیا اور اس میں موجود جننی کو حکم دیا کہ وہ پوری طور پر امجد کو چھوڑ دے۔ پہلے تو اس نے قاری صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن پھر امجد میں موجود جننی منت سماجت پر اتر آئی کہ مجھے امجد سے الگ نہ کریں، اور پھر اس شرط پر اسے امجد کے ساتھ رہنے کی اجازت دی کہ وہ کبھی اسے اور اس کے گھر والوں کو تنگ نہیں کرے گی اور امجد شادی بھی کر سکے گا۔ اس وقت امجد کی شادی ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں اور اس کے 2 بچے ہیں، اور وہ اس جننی اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ اسے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ موجود جننی اس کا مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ہمارے کسی جاننے والے نے سنایا تھا۔ تو واقعہ یہ ہے، میرا نام رشید ہے اور یہ کہانی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میں نے اپنے نانا جان سے سنی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نیا آزاد ہوا تھا اور ہم ہندوستان سے ہجرت کر کے سندھ پاکستان کے گاؤں میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہاں رہتے ہوئے نئے دوست بنتے گئے جن کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ ان دوستوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو شروع سے یہیں کے رہنے والے تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ یہاں ایک ایسا قبرستان بھی موجود ہے جو جنگ آزادی کے شہداء کی قبریں بھی بنی ہوئی ہیں، اور یہاں ایک قلعہ بھی موجود ہے جو انگریزوں نے بنایا تھا۔ اور خاص بات یہ کہ اس قبرستان میں ایک چڑیل کا سایہ بھی ہے، اور جو شخص بھی رات کے وقت اس قبرستان کی طرف جاتا ہے یہ چڑیل اس کا خون پی لیتی ہے۔ ہمارے گھر میں شروع ہی سے کوئی بھی ان باتوں کا یقین نہیں کرتا تھا، کوئی ایسی مخلوق بھی ہوتی ہے یہ کوئی بھی مانتا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دوستوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ میرے جس دوست نے یہ بات بتائی تھی اس نے میرے ساتھ شرط لگا دی کہ اگر میں اس قبرستان کے باہر سے رات کے وقت ہی ہو کر آ جاؤں تو یہ سب دوستوں کو فلم دکھائے گا، اور اگر میں ہار گیا تو میں ان سب کو فلم دکھاؤں گا۔ دن اور ٹائم کے ساتھ یہ بھی فائنل ہو کیا گیا کہ 2 دوست میرے پیچھے نگرانی کریں گے کہ میں وہاں جاتا بھی ہوں یا نہیں۔ لیکن بعد میں بڑی بحث کے بعد ایک دوست جو میرا ہم خیال تھا وہ میری نگرانی کے لیے میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب ہم دونوں دوستوں نے جانا تھا۔ طے یہ پایا کہ پہلے ہم قلعہ جائیں گے کیونکہ قبرستان اس قلعہ سے آگے ہے اور بعد میں آتا ہے، وہاں بعد میں جائیں گے۔ اول قلعہ کا سفر ہمارے گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا، اس لیے وہاں پہنچنے تک سپہر ہو گئی۔ یہ سردیوں کے دن تھے، جلد ہی شام ہو گئی۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو سرد اندھیری رات تھی، آسمان کو سیاہ رنگ کے بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا اور کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی۔ راستے میں میرے دوست نے بتایا کہ یہ قبرستان 200 سال پرانا ہے جس کی قبریں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں۔ اس قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی ہیں
जो जंगी आज़ादी में मारे गए थे, और यह कब्रिस्तान आसेब ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि इस कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र भी है जो रात 12 बजे के बाद चमकती, और जो इसको ढूंढ लेगा उसको एक बड़े खजाने का पता चल जाएगा जो इसको साहिब कब्र बताएगा। और अब तक बहुत से लोगों ने चमकती कब्र ढूंढकर खजाना हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जो भी रात गुजारने के लिए इस कब्रिस्तान गया सुबह मुर्दा हालत में मिला। बातें करते करते हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। एक तो सफ़र की वजह से थक चुके थे, दूसरे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से किसी महफूज जगह को ढूंढने लगे। क्या आराम भी कर लेंगे और बारिश से भी बचा जा सकेगा। आखिर काफ़ी तलाश के बाद घने दरख्त के नीचे एक टूटा फूटा चबूतरा मिल गया, जहाँ बारिश नहीं पहुँच रही थी। हमने इर्द गिर्द से दरख्तों के सूखे पत्ते, झाड़ियाँ और लकड़ियाँ इकट्ठी करके रख ली, जो इतनी थीं कि सारी रात सर्दी से भी बचा सकती थी और रोशनी भी मुहैया करती। हमने चबूतरा साफ करके आग रोशन कर ली और बातें करने लगे। वक्त का पता ही न चला और रात का तकरीबन 1:30 बज गया कि हमें ऐसा लगा कोई गहरे सांस ले रहा हो। सांसों की आवाज़ मुझे अपने बराबर से आ रही थी, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई जान करने की कैफियत से दो चार हो। हम दोनों ने बहुत कोशिश की कोई हो तो नज़र आए, लेकिन सामने कोई ना था। हमारा दिल खौफ से धड़क रहा था और किसी अनहोनी का इंतज़ार कर रहा। कभी दिल कहता भाग चलो, और फिर सोचते ये हमारा वहम है, कोई होता सामने तो आता। इसी कश्मकश में थे कि हमने देखा कि दूर से कोई आ रहा है। हमें तसल्ली हुई कि सब ठीक है। अभी तक जो महसूस कर रहे थे वो सब हमारा वहम था। आने वाला जो कोई भी था आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रहा था। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा था उसके चलने की आवाज़ बढ़ती जा रही। जब वो कुछ और नज़दीक आया तो आने वाले का कद लंबा था, कम अज़ कम 5.5 या 6 फुट होगा। लेकिन अभी ये वाज़ह ना हुआ कि ये औरत है या मर्द। फिर मेरे दोस्त ने मुझे इशारा किया और मैंने गौर की तो जैसे जैसे वो आने वाला शख्स नज़दीक आ रहा था उसका कद लंबा हो रहा था। हल्की हल्की छन छन की आवाज़ महसूस हुई तो हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और हमें पता चल गया कि हमारा आखिरी वक्त आ गया है और ये आने वाली खूनी चुड़ैल है। फिर जैसे जैसे चुड़ैल नज़दीक आती गई उसका कद लंबा होता गया और जब वो हमारे बिल्कुल पास पहुंच गई तो उसकी शक्ल देखकर हमारे होश उड़ गए। हम दोनों ने उठकर भागने की कोशिश की तो ऐसे लगा जैसे किसी ने हमारे पैरों के साथ कई मन के पत्थर बांध दिए और हमसे हिला भी ना गया। और हमें जो कुछ याद हमने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। इस चुड़ैल ने गुस्से में आकर एक जोरदार चीख मारी और हमें पकड़ कर जोर से ज़मीन पर पटक दिया, जिसके बाद हमें कुछ होश ना रहा। जब होश आया तो हमारे गांव के पेश इमाम साहब हम लोगों के ऊपर झुके कुरानी आयत पर पढ़कर दम कर रहे थे। हमें होश में आता देखकर सब घर वालों की जान में जान, और उन्होंने बताया कि हम कई दिन के बाद होश में आए थे। अपनी सारी रोदात सबको सुनाई तो इमाम साहब ने कहा कि हम लोगों ने जो कुरानी आयत का विद शुरू कर दिया था उन्होंने नूरानी हसार बना दिया था, और जब चुड़ैल ने हमारा खून पीने के लिए हमें पकड़ा तो उस हसार से घबराकर ज़मीन पर पटक दिया। इसके बाद कई दिन के इलाज के बाद हम ठीक तो हो गए, लेकिन सब दोस्तों ने तौबा कर ली कि आइंदा ऐसी कोई शर्त नहीं लगाएंगे। तो नाज़रीन, कहानी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबाकर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके।